उधार की दरकार हुई। कुल जमा इसका फायदा ये हुआ कि प्रदेश की साख बढ़ी और अब मध्य प्रदेश भी कर्ज पाने के मामले में ए ग्रेड की श्रेणी में आ गया है। हमारा मध्य प्रदेश भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्यों के साथ 1 लाख करोड़ के कर्ज वाले क्लब में शामिल हो गया है। इस पर फख्र करें या अफसोस, जब सूबे में बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई थी तो प्रदेश में महज 27,000 करोड़ का कर्ज था और अब हर शख्स 14,000 से ज्यादा का कर्जदार हो गया है। क्यों खस्ता होती जा रही है प्रदेश की माली हालत? क्यों बढ़ रहा है प्रदेश का पर कर्ज? क्या केंद्र सरकार से नहीं मिल रहा सहयोग? क्या बन गए हैं हम सब कर्जदार? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के हर बासिंदे पर 14,000 से ज्यादा का कर्ज, सरकार की माली हालत ने बढ़ाई चिंता। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर चर्चा। सिंगरौली के देवसर से बीजेपी विधायक राजेंद्र मेश्राम का निर्वाचन रद्द। फर्जी दस्तावेजों पर चुनाव लड़ने के मामले में हाई कोर्ट का फैसला। रमन सरकार ने दी गरीबों को बड़ी राहत। नीले कार्ड धारकों को अब सदस्यों के आधार पर मिलेगा अनाज। एक सदस्य को 7 किलो राशन, कार्ड भी नहीं होंगे निरस्त। सीलिंग एक्ट में हुआ संशोधन, शिवराज कैबिनेट का फैसला। किसानों की जमीन पर गैर कृषि इस्तेमाल के लिए सरकार जल्द लाएगी अध्यादेश। छत्तीसगढ़ को अब सस्ते में मिलेगी प्राकृतिक गैस। इंडियन ऑयल के साथ एमओयू साइन। सूरत से उड़ीसा तक बिछाई जा रही पाइपलाइन, प्रदेश को मिलेगा फायदा। 13 अप्रैल से गांव-गांव जाएंगे छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह। लोक सुराज अभियान के तहत मौके पर सुलझाएंगे जनता की समस्याएं। परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह की पेट्रोल पंप मालिकों को 2-2 बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने का आदेश का सख्ती से हो पालन, कहा जनहित में लिया फैसला। लाल बत्ती की आस लगाए बैठे नेताओं की हो सकती है जल्द ताजपोशी। 4 अप्रैल के बाद विजेंद्र सिंह सिसोदिया, हितेश वाजपेयी समेत 12 नेताओं को बनाया जाएगा निगम मंडल का अध्यक्ष। नंद कुमार ने दिए संकेत। गुना जनपद पंचायत का सब इंजीनियर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। लोकायुक्त पुलिस ने की कार्रवाई। बिल पास करने की एवज में ठेकेदार से मांगी थी 2 लाख की घूस। दोरना पार में सर्चिंग से लौट रहे सुरक्षा बलों पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक नक्सली ढेर। 2 एसएलआर समेत 10 कारतूस बरामद। तो आमदनी 98, खर्चा रुपया, यही फलसफा बन गया है सूबे का। खर्चे कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। चुनावी साल हो तो हालात ऐसे बन जाते हैं मानो करेला वो भी लींचा। टैक्स की मार दे नहीं सकते, विकास पर ब्रेक लगा नहीं सकते, लिहाजा लोक लुभावन बजट और योजनाओं से परहेज कैसे करें। पिछले 2 साल में यही हुआ। अब किफायत की हिदायत दी जा रही है। किसान पर कुदरत की मार पड़ी तो स्कूलों को फंड वापस बुलवा लिया। विकास का अक्स कही जाने वाली सड़कों का भी अपने हाल पर छोड़ दिया। तो प्रदेश दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है कर्ज में। जी हां, आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि सूबे का हर शख्स कर्ज में डूबा हुआ है। विकास की बयार बहे न बहे, कर्ज की रफ्तार जरूर बढ़ती जा रही। नाम रमेश, पेशा छात्र, कर्ज 14,133 रुपए। नाम रोहिणी, पेशा गृहिणी, कर्ज 14,133 रुपए। आप सोच रहे होंगे कि रमेश हो या रोहिणी, पेशा अलग अलग लेकिन कर्ज एक जैसा क्यों? दरअसल ये कहानी रमेश और रोहिणी जैसे मध्य प्रदेश के हर बाशिंदे की है, क्योंकि मध्य प्रदेश का हर शख्स औसतन 14,133 रुपए का कर्जदार है। सूबे की माली हालत खस्ता है। विभागों के दिन मुफलिसी में गुजर रहे हैं।
वित्तीय कुप्रबंधन और बेहिसाब खर्च ने सरकार का खजाना खाली कर दिया है। आलम यह है कि प्रदेश के कर्मचारियों का वेतन बांटने के भी लाले पड़ गए हैं। हाल ही में सरकार ने सड़क, पुल, पुलिया सहित इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर भी 1,06,000 करोड़ का नया कर्ज लिया है। आइए आपको बताते हैं कि हालात इतने ज्यादा क्यों बिगड़े। बारिश, ओलों की वजह से सरकार ने किसानों के लिए शुरुआत में ही 500 करोड़ का ऐलान किया है। पिछले साल ओला पाला में मुआवजे में 5,000 करोड़ रुपए बांटे गए। संविदा शिक्षकों को समयमान वेतनमान देने से 4,000 करोड़ का बोझ पड़ा। अनुदान प्राप्त संस्थाओं के शिक्षकों को पूर्व की तारीखों से 5वां वेतनमान देने से 4,500 करोड़ का बोझ पड़ा। बिजली कंपनी हर साल घाटा बताकर 3 से 4,000 करोड़ वर्किंग कैपिटल के नाम पर ले रही है। इसके अलावा चुनावी साल की वजह से विकास के नाम पर खर्च किया गया। हालांकि इन हालात में भी सूबे के वित्त मंत्री जयंत मलैया को कुछ गलत नहीं लग रहा। मलैया के मुताबिक पूंजीगत कर्ज कभी गलत नहीं होता। और अगर हमें विकास के लिए, संरचना विकास के लिए और कर्ज लेना पड़ेगा तो हम और कर्ज लेंगे। इसमें कर्ज, मैं कहता हूं बार बार, कर्ज वरदान भी है और अभिशाप भी। कांग्रेस जब कर्ज लेती थी तब की स्थिति अलग थी। लोग सैर सपाटे पे, मौज मस्ती पे, पीने खाने पे खर्च करते हैं कर्ज लेके, तब ये होता है अभिशाप। अच्छे दिन के वादे के साथ केंद्र में आए पीएम मोदी ने चुनावी सभाओं के दौरान वादा किया था कि काला धन वापस आएगा और हर शख्स के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। खाते में फूटी कौड़ी नहीं आई, लेकिन कर्ज का बोझ बढ़ता ही गया। सरकार ने डीजल पेट्रोल पर भी सबसे ज्यादा वैट कर दिया, लेकिन हालात नहीं सुधरे। अब कांग्रेस ने बिगड़ती माली हालत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं बीजेपी ने बचाव करते हुए कहा है कि विकास के लिए कर्ज लेना गलत नहीं है। पूरी सरकार कर्ज में डूबी हुई है और पूरे इनके कर्ज की वजह से पूरे प्रदेश की जनता कर्ज में है। मुद्दा यह है कि जितना भी पैसा दिल्ली की सरकारों से पिछले विगत सालों में आया है, वो सारा पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा है। वो सारा पैसा अली बाबा और 40 चोर की सरकार ने हड़पा है। रह गया सवाल कर्ज का, तो जो विकसित अर्थव्यवस्था रहती है उसमें विकास के लिए कर्ज लेने की परंपरा शुरू से रही है, लेकिन ऐसा भी कर्ज नहीं है कि उस कर्ज के बोझ के तले हमारा प्रदेश डूब जाए। एक कहावत है कि मर्ज और कर्ज को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार कर्ज को बढ़ाती ही जा रही है। किफायत की हिदायत बेमानी हो गई है। ऐसे में फिक्र इस बात की भी है कि विकास के नाम पर लिया जा रहा कर्ज ही कहीं जनता के लिए मर्ज न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो जब बेवजह पड़े कर्ज की मार, प्रदेश की माली हालत हो जाए खस्ता, तो सवाल उठते हैं। क्या कर्ज के जाल से निकल सकेगा मध्य प्रदेश? खराब माली हालत के लिए जिम्मेदार कौन? क्या केंद्र सरकार से नहीं मिल पा रही मदद? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के संवाद प्रमुख डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता भूपेन गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं अर्थशास्त्री राजेंद्र कोठारी जी। कोठारी जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद हैं हमारे साथ गिरिजा शंकर जी। गिरिजा शंकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारा कोठारी जी आपसे ही है। जो भी आपने अभी वित्त मंत्री जी कह रहे हैं, नंद कुमार सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि अगर विकास करना है, किसी राज्य का विकास होना है तो कर्ज जरूरी है। क्या बिना कर्ज विकास नहीं हो सकता है, या क्या है इसकी अर्थव्यवस्था? देखिए, मध्य प्रदेश में 32% जमीन पर जंगल है और जस्ट साथ में हमारे पास विरासत में आदिवासी और अकुशल मजदूर हमारी विरासत में। ऐसे प्रदेश में जहां प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो और वहां पे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह
प्रति व्यक्ति आय से करीब करीब 10 गुना हो, तब प्रदेश को अपनी इकोनॉमिक्स को मैनेज करना होगा। और जो दुर्भाग्य का विषय है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हमेशा बढ़ाते जा रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ने के कारण हम बार बार ये कहते हैं कि प्रदेश आगे बढ़ रहा है। 2001 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बराबर थे और दोनों की आय, प्रति व्यक्ति आय बराबर थी। राजस्थान हमसे पीछे था। आज छत्तीसगढ़ हमसे प्रति व्यक्ति आय में करीब 20,000 आगे है और राजस्थान हमसे करीब 15,000 आगे है। हम भारत के नागरिक हैं, ये कम से कम मुझे तो महसूस नहीं होता, क्योंकि भारत के प्रति व्यक्ति आय 85,000 है और हमारी प्रति व्यक्ति आय 54,000 है। मैं जयंत वलैया जी से पूरी तरह से सहमत हूं कि विकास के लिए कर्ज लेकर कर्ज चुकाना ठीक है, पर अगर आज आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर देखा हो कि पूरे देश में जो एजुकेशन लोन बटा, उसमें साउथ को करीब करीब 61% लोन मिला है और बाकी उत्तर, पश्चिम और सेंट्रल इंडिया को करीब 40% एजुकेशन लोन है। तो जब हम अपनी प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की कोशिश ही नहीं करना चाहते और हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि पेट्रोल नहीं बिक रहा, तो शायद आपको ये जानकारी नहीं होगी कि जो ट्रैक्टर डीलर 150 ट्रैक्टर हर साल बेचता है, पिछले 4 महीने में उसने ट्रैक्टर नहीं। कोठारी जी, यहाँ सवाल ये है कि कर्ज लगातार, प्रति व्यक्ति कर्ज 14,000 हो गया है, 14,000 से भी ज्यादा हो गया है। ये सरकार के लिए कितनी मुसीबत बन रहा है? देखिए, हमारी प्रवृत्ति तो ये बन गई है कि मैं आज मेट्रो के लिए लोन लूंगा और वो भोपाल की 30 लाख जनता चुकाएगी। अब 30 लाख जनता कैसे चुकाएगी ये 10 साल बाद देखेंगे। आज तो हम लोन ले लेते हैं। तो जो सारी समस्या है वो ये है, इस जो प्रवृत्ति है हमारी, उस प्रवृत्ति के कारण ये सारा खेल हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। निश्चित गिरिजा शंकर जी, हम आपसे पूछेंगे, आपने भी ये अर्थशास्त्र देखा जो मैंने अभी आपको दिखाया कि प्रति व्यक्ति जब कांग्रेस की सरकार थी तो 27,000 करोड़ का कर्ज था और आज 1,06,000 करोड़ का कर्ज हो गया है। अलग अलग वित्त संस्थाओं से सरकार लगातार कर्ज लेती जा रही है। इसके आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, कर्ज लेना कोई नई प्रवृत्ति नहीं है। आप देखेंगे हर राज्य सरकारें कर्ज लेती हैं और बरसों से कर्ज लेती आ रही हैं। जो वित्त मंत्री का तर्क है कि हम विकास के लिए कर्ज ले रहे हैं, तो यहाँ पर उनको ये तय करना होगा कि जो कर्ज लिया गया है क्या उसका उपयोग वाकई विकास के लिए किया गया है। पूंजीगत व्यय के लिए हमने कर्ज लिया बता रहे हैं, तो कितनी पूंजी का निर्माण इन पिछले 8-10 सालों में हुआ है उस कर्ज के आधार पर, ये देखना होगा। क्योंकि वैसा हो नहीं रहा है। ये जो प्रति व्यक्ति कर्जे वाला जो मामला है ये बड़ा नोशनल है। जैसे प्रति व्यक्ति आय, यदि 45,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताया जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि गरीब रिक्शे वाले कुली कवाड़ी की आय 45,000 रुपये है या 14,000 रुपये जो कर्ज है वो हर व्यक्ति को चुकाना होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इससे एक भयावह तस्वीर तो उभरती है कि कहीं ना कहीं लगता है कि जो कर्ज लिया जा रहा है उसका क्या बेहतर उपयोग विकास के लिए हो रहा है। जब भी आर्थिक संकट की बात आती है, चाहे किसानों को मुआवजा देने के मामले में हो या शिक्षकों को उनका वेतन देने के मामले में हो, तो कटौती कहाँ होती है? विकास के कामों की। सड़क बनने बंद हो जाएंगे, पुल पुलिया बनने बंद हो जाएंगे, जो पूंजीगत व्यय है वो रुक जाएगा। लेकिन जो सरकार चलाने का जो खर्च है वो आप देखें कि लगातार हर साल बढ़ता जा रहा है। स्थापना व्यय के नाम पर भले ही आप दिखा दें कि हमारा स्थापना व्यय 40% है, लेकिन स्थापना व्यय में केवल आपका वेतन भत्ते ही शामिल होते हैं, बाकी तमाम सरकार चलाने के जो खर्च हैं वो शामिल नहीं होते। वो उन खर्चों पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की जाती। लिहाजा आपको अपने 1 लाख करोड़ के वार्षिक बजट के बावजूद आपको विकास के लिए कर्ज लेना पड़ता है। वो इसलिए कि वो जो बजट है उसका बड़ा हिस्सा केवल आपके सरकार चलाने पर खर्च होता है, विकास के लिए पैसा उसमें बचता नहीं है। तो इन चीज़ों को गंभीरता से देखने की जरूरत है। कर्ज आपको बहुत आसानी से मिल रहा है, तो ये बड़े गर्व की बात नहीं है। कर्ज दूसरे राज्यों की तुलना में यदि 10-20 हज़ार करोड़ कम है तो आप ये गर्व नहीं कर सकते कि दूसरों से हम कम कर्ज ले रहे हैं। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल सही है,
लेकिन ये देखना होगा कि कर्ज का उपयोग किस तरह कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी ये कहते हैं कि महाराष्ट्र पे 2 लाख का कर्ज है, हम उससे कम हैं, इससे हम बेहतर हैं। जरा ये भी देख लें कि महाराष्ट्र में कुल कितनी सड़कें हैं, कुल कितने पुल पुलिया हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या उनकी तुलना में आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बताएंगे? तुलना केवल एक आंकड़ों में नहीं हो सकती कि कर्ज हमने कम लिया है। यदि वहां पर 2 लाख करोड़ का कर्ज लिया गया है तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बना है, और आपने जो 1 लाख करोड़ का कर्ज लिया है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ा है। दूसरी बात यह है कि यदि आपको विकास कार्यों के लिए कर्ज लेना है, जब आप बजट अपना प्रस्तुत करते हैं तब आपको पता होना चाहिए कि कितने कितने किस किस प्रोजेक्ट के लिए आपको बजट से बाहर कर्ज लेने की जरूरत है, और वो बजट के सामने आना चाहिए। क्यों हर 2 महीने 3 महीने में कभी 500 करोड़, कभी 2000 करोड़, कभी 3000 करोड़? इसका मतलब ये है कि कर्ज की जो कोई प्लानिंग विकास के साथ जोड़कर नहीं की जाती, और इसीलिए टुकड़ों टुकड़ों में कर्ज लेना होता है। उसको बजट का एक हिस्सा होना चाहिए। इस कारण हम हितेश जी से पूछेंगे, लेकिन हम उसके पहले भूपेंद्र जी से जानना चाहेंगे, विपक्ष में बैठे हैं, वो किस रूप में इसको लेते हैं। भूपेंद्र जी, अगर किसी भी विकासशील प्रदेश को विकसित प्रदेश की श्रेणी में खड़ा करना है तो कर्ज जरूरी है, ये वित्त मंत्री जी भी कहते हैं, आम लोगों जैसे गिरिजा शंकर जी को भी सुना आपने, कोठारी जी को भी सुना आपने, तो आपका क्या मत है इसमें? देखिए, इनमें से किसी ने ये नहीं कहा है कि विकास की कोई पहली शर्त कर्ज है। ये तो वित्त मंत्री जी कह रहे हैं, और वित्त मंत्री जी पूरी गिरिजा शंकर जी ने कहा कि कर्ज लेना आम बात नहीं है, कोठारी जी भी सहमत है वित्त मंत्री जी से। मुझे अपनी बात कहने दें, आपने नहीं, वही क्योंकि आपने कहा तो इसलिए मैंने कहा कि कोठारी जी भी नहीं कहा। आपसे अपनी बात कह चुके, मुझे अपनी बात कहने दें। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मेरी बात पूरी होने पे पूछ लीजिए जी। आज मध्य प्रदेश की हालत ये है कि कर्ज किस काम के लिए लिया जा रहा है, इस प्रश्न पर चर्चा नहीं हो रही है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश का लगभग 1,30,000 करोड़ का कुल बजट है। उस बजट में से 1,06,000 करोड़ रुपया कर्ज है, तो आपके पास अपनी जो पूंजी है वो कुल 20,000 करोड़ के आसपास है। अभी जहां पर सरकार छोड़ी थी हमारे दिग्विजय सिंह जी ने, आज हम वहां से यात्रा शुरू करें। भैया गिरिजा शंकर जी ने एक बड़ा प्रश्न उठाया है, और असली प्रश्न वही है जिस पर चर्चा इस प्रदेश में होनी चाहिए कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। जिस दिन दिग्विजय सिंह जी ने सरकार छोड़ी थी 2003 में, मध्य प्रदेश में 22,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर था। आज 32,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर है। कर्ज जब 5 गुना बढ़ रहा है, 4 गुना बढ़ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? इससे पता चलता है कि आप पैसे का कहां पर उपयोग कर रहे हैं। आप भ्रष्टाचार में उपयोग कर रहे हैं, आप जो है गलत तरीके से खर्चा करने में, और जो है नौकरशाही को मजे दिलाने में आप उस पर खर्च कर रहे हैं। मैं आपसे अभी कहता हूं कि आज मध्य प्रदेश सरकार की ये हालात है कि 5 लाख से ऊपर के सारे जो है बिल पेमेंट रुके पड़े हैं। सर्वर डाउन के नाम पर किसी का भुगतान मध्य प्रदेश में नहीं किया जा रहा है। एक अराजकता बनी हुई है, वित्तीय अराजकता, और इसके बावजूद 5 तारीख को 5 अप्रैल से लेकर इनकी ब्यूरोक्रेसी, इनकी एक 70 साल की मंत्राणी जी अभी चीन की यात्रा पर जा रही हैं। क्या करने जा रही हैं? वो चीन में सीखेंगी कि मछलियां कैसे बेची जाती हैं, इसकी ट्रेनिंग लेने जा रही हैं। आज मैं आपसे ये बता रहा हूं कि जब हम वित्तीय अनुशासन की बात करते हैं, आपके सवाल हो गए हो तो मैं उसका उत्तर हितेश जी से ले लूं। आपने सवाल खड़े किए हैं या और कुछ है? कुछ सवाल आप बोलने देंगे तो और भी सवाल। नहीं, बोलिए बोलिए। आज परिस्थिति ये है कि इस 1,30,000 करोड़ के बजट में से 1,06,000 करोड़ के कर्जे में है प्रदेश। आपकी अपनी हैसियत क्या है जो बड़ी खुशी हो रही है, खुद ही पीठ ठोक रहे हैं अपने आप बैठ के कि साहब हमारी साख है। साख तो ये भी थी देश की, और फिर क्यों उसके लिए चिल्लाते हो कि जब चंद्रशेखर की सरकार ने, मोरारजी भाई की सरकार ने सोना बेच दिया था देश का, तब तुम ही चिल्लाते थे सोना बिक गया, सोना बिक गया। वो भी साख थी, सोने के बदले में पैसा ले आए थे वो लोग। देश को खोखला करने के जो तरीके हैं, उन तरीकों को जो है उनको जस्टिफाई करने के, न्याय संगत ठहराने की जो चेष्टाएं हैं वो हमेशा गलत होती हैं, चाहे वो कांग्रेस ने की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी आज कर रही हो। इस पर सवाल खड़ा होना चाहिए कि आज हमारी इकोनॉमी कहां पर जा रही है। आज हमारी पर कैपिटा, मैं आपको बताता हूं, वित्त मंत्री जी जिस जगह से आते हैं उनको इस बात का होश भी नहीं है कि पूरे बुंदेलखंड में जो जमा और ऋण का अनुपात है बैंकों के अंदर वो कुल 30% है, और मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में 108% है। उन्हें इस बात की कभी समझ आती है कि हमारे बुंदेलखंड के अंदर या हमारे सवाल भूल जाएंगे। सवाल एक एक करके हम आपके सवाल हितेश जी से उत्तर ले लेते हैं। इसी से जुड़े हुए हैं कि ये जो कर्जा है
ये केवल मजे लेने के लिए लिया जा रहा है, इससे प्रदेश का कोई हित नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए, हमारी जो है नॉन टैक्स इनकम बढ़नी चाहिए, हमारे जो है जंगल ग्रो होना चाहिए, हमारी जो है कृषि इकोनॉमी है वो ग्रो होना चाहिए। मध्य प्रदेश में एक फर्जी नारा दिया गया था कृषि कैबिनेट का, पिछले 4 साल से उस कैबिनेट की एक भी बैठक नहीं हुई है। ये झूठ लफ्फाजी के अलावा भूपेन जी इतने लंबे सवाल हो गए कि थोड़ा एक एक करके हितेश जी भी भूल जाएंगे कि इसका उत्तर देना किसका नहीं। हितेश जी, भूपेन जी ने कई आरोप लगाए हैं, मैं उसमें कोई भी अपना पुट नहीं लगाऊंगा, विश्लेषण नहीं करूंगा, आप ही उत्तर दे दें सीधे। देखिए, भूपेन जी की स्पीच है और स्वाभाविक है कि वो विपक्ष में हैं तो वो कोई तारीफ तो करेंगे नहीं, और लंबे समय से हैं, तो उनके आर्थिक कुप्रबंधन के कारण न केवल प्रदेश से 2003 के बाद उनको हटाया गया है जनता द्वारा, बल्कि देश से भी इस कारण से उनको हटा दिया गया है क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक पॉलिसी पैरालिसिस का बड़ा आरोप है, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए मैं उनकी स्पीच को किनारे रखते हुए आपके मूल प्रश्न पर आना चाहूंगा। हाँ, गिरिजा शंकर जी ने भी सवाल उठाए हैं। कोठारी जी ने कहा, उन्होंने भी कहा कि कर्ज लेना अच्छी बात है, मानते हैं विकास के लिए हो, लेकिन उसका उपयोग कहाँ हो रहा है, ये गिरिजा शंकर जी ने भी उठाया। 2-3 आंकड़े और देना चाहूंगा। देखिए, जब भी हम किसी प्रदेश की इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये सांख्यिकी ज्यादा होती है, जैसा आपने बताया कि प्रति व्यक्ति कर्ज इतना हो गया है। सांख्यिकी में देखेंगे तो प्रति व्यक्ति रोटियां इतनी खाई जाती हैं, प्रति व्यक्ति आय इतनी होती, कोई भी एक आंकड़ा निकाला जा सकता है और उसको धरातल पर ले जाकर उसके पक्ष और विपक्ष में विवाद किया जा सकता है। लेकिन कुछ बातें मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो ब्याज का भुगतान होता था वो लगभग 2003 के पहले जो कुल बजट का, जो जीडीपी का होता था, कुल आयोजना व्यय का, राजस्व प्राप्तियों से ब्याज का जो प्रतिशत होता था वो 22% होता था, 22.44%। 2003 और 4 जब इनकी सरकार चलती थी वो घटकर 7% आ गया है और इसको और ज़्यादा कम करने की योजना चल रही है। और ये तभी होता है जब हम इन सब अर्थव्यवस्था की ऑडिट शीट को ठीक करते हैं। तो कांग्रेस 22%, 22.5% ब्याज दिया करती थी अपने टोटल का, हम उसको 7% के नीचे लेकर आए हैं। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि राजस्व सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में जो ऋण का प्रतिशत है वो कितना है। आखिर हम जिसकी बात कर रहे हैं त्रिपाठी जी, वो कितना है? वह 2003 और 4 में 33.71% हुआ करता था और वह घटकर 19.62% हुआ है। यानी कि हम उसको बजटरी एलोकेशन में देखेंगे तो वो कम हुआ है। अब नेचुरली चूंकि स्टैटिस्टिक्स हैं तो उसी रूप में इसको देखा जाना चाहिए। वहीं पर आप एक और फिगर में देना चाहूँगा कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में शुद्ध ऋण का प्रतिशत कितना है। तो शुद्ध ऋण भी 31% से घटकर 12% आ गया है। तो मुझे लगता है कि हम इसको जब वाकई में एज इकोनॉमिस्ट इसकी व्याख्या करेंगे तो 2003 और के पहले और 2003 के बाद, जैसा कि हम आमतौर पे देख के चलते हैं, हमने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा है। लगातार हम बजट राजस्व आधिक्य का दे रहे हैं त्रिपाठी जी, इसलिए ये कोई बैंकरप्ट गवर्नमेंट नहीं है। 2003 और 4 से पहले एक बैंकरप्ट गवर्नमेंट होती थी जो घाटे का बजट देती थी, हम इस बात को जानते हैं। तो वित्तीय व्यवस्थाओं का व्यवस्थापन और पुनर्व्यवस्थापन जो है वो बेहतर है। और ऐसे ही एक और बात हुई, पूंजीगत परिव्यय की बात हुई, ये भी मैं बताना चाहूंगा। जो लगभग 2,800 करोड़ जो हुआ करता था वह बढ़कर लगभग 22,364 करोड़ हुआ, मतलब 6 गुना से ज्यादा, 7.5 गुना करीब ये बढ़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि पूंजीगत व्यय में कहीं ना कहीं कोई कमी हुई है। और ये सब कब हो रहा है? ये सब तब हो रहा है त्रिपाठी जी, बिल्कुल गिरिजा शंकर जी ने ठीक कहा कि ये दिखता कहाँ है। तो जब 7 लाख हेक्टेयर से 30 लाख हेक्टेयर सिंचाई का एरिया बढ़ेगा तो ये बांधों को बनाने में, पुलों को, पुलियाओं को, नहरों को बनाने में खर्च होता है। हमारे यहाँ पर जो सड़कें बन रही हैं उस पर खर्च हो रहा है। हमारे यहाँ पर कभी एस्टेब्लिशमेंट का कितना खर्च है? एस्टेब्लिशमेंट के खर्च के लिए कभी कर्ज नहीं लिया जाता, उसके लिए बजटरी एलोकेशन किए जाते हैं। मैं आपको पूरे प्रतिवर्ष के प्रति बजट के आपको दिखा सकता हूँ आंकड़े। कभी भी सरकार की ये नौबत नहीं आई है कि सरकार को अपनी साख रख के यहाँ पर लोगों को तनख्वाह देने के लिए लेना पड़े। हाँ, प्रोजेक्ट के लिए लेना पड़ता है, तो वो इकोनॉमी का एक हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि 14,000 के साथ साथ जो प्रति व्यक्ति आपने बताया है, ये आंकड़े भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर ऋणों की, हाँ, ऋणों की स्थिति क्या है।
हम कमा रहे हैं। जब हम 1,31,000 करोड़ का हम बजट दे रहे हैं, हम उस बास्केट में भी तो आए उन 5 राज्यों की त्रिपाठी जी, जो कि सबसे ज्यादा बजटरी एलोकेशंस को हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है उस एलोकेशंस को ध्यान में रखते हुए जब हम ऋणों की व्याख्या करेंगे तो चित्र अलग हम निश्चित है अगले दौर में हम फिर से आपसे सारे आंकड़े लेंगे। हम गिरिजा शंकर जी से इसमें कोई भी ऋण लेता है जो भी आपने आंकड़े दिए हैं हम इसमें गिरिजा शंकर जी की राय ले लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी ऋण के आंकड़े की जब व्याख्या करेंगे तो हमारी आय का कितना प्रतिशत हम ऋण ले रहे हैं, उसके ब्याज का रीपेमेंट हम कितना प्रतिशत कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया, और कुल हमारे एलोकेशन का कितना प्रतिशत हमारी जिंदगी का हिस्सा ऋण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको बताया 3 से लेकर अभी तक कम हुआ है। मैं आपके पास भी आऊंगा। एक संक्षिप्त टिप्पणी, चूंकि अभी गिरिजा शंकर जी की बात को लेकर के हितेश जी ने कहा, उन्होंने ठीक कहा, तो मैं उन्हीं से टिप्पणी ले लेता हूं। आपके पास हम तुरंत आ रहे हैं क्योंकि आप ही को सारी अर्थव्यवस्था क्या है आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। हमारे साथ एक सागर से दर्शक है रामदास, जो अपना सवाल करना चाहते हैं। रामदास जी सवाल करें। सर मैं हितेश वाजपेयी जी से पूछना चाहता हूँ जी कि जैसे गुजरात सरकार या वर्तमान केंद्र सरकार की सरकार जी केवल आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में देख लीजिए आप, 2003 में 27,000 करोड़ का कर्ज था, आज बढ़कर करीब 4 गुना और बढ़ गया है, तो आज 1 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं और सरकार मार्केट से प्रत्येक महीने लगभग। चलिए ये उत्तर हम जरूर हितेश जी से लेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक हैं दतिया से, आनंद जी सवाल करें। हितेश जी से सवाल है जी कि हितेश जी ये प्लानिंग जैसे अभी कहा ना, वहां से सपना वालों ने यही इनका कि आंकड़े की बाजी करी। अगर आप हितेश जी ने अभी पूरा आंकड़ों के साथ बताया। हम निश्चित गिरिजा शंकर जी से टिप्पणी लेंगे। हमारे साथ अर्थशास्त्री है कोठारी जी, हम उनसे भी लेंगे। आपने भी यही सवाल किया है, आपका भी यही सवाल है जो अभी सागर से रामदास जी ने किया। हाँ, ये कि लोन लेना और ये माने ये कहते हैं कि ये कांग्रेस को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया है, विरोध को निष्क्रिय करके मोनोपोली और इस टाइप की गवर्नमेंट चलाने की स्थिति में है। बिल्कुल आपका सवाल आ गया है। कांग्रेस पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई है, विपक्ष नहीं है, इस कारण इस तरह आंकड़ों की बाजीगिरी की जा रही है। हम उपेंद्र जी से लेंगे। गिरिजा शंकर जी आपसे, जो अभी जब आप भी गए होंगे, जब भी बजट पेश करते हैं वित्त मंत्री, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और इसी तरह जैसे हितेश जी ने पूरे आंकड़े सहित बताया कि जीडीपी क्या है, किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, वो हितेश जी ने बहुत, उनको इस बारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, उन्होंने भी इस तरह से पूरा दिया। आपका क्या टिप्पणी है? उन्होंने आपका भी उन्होंने जो आंकड़े दिए और जो जस्टिफाई करने की कोशिश की जी, वो एक तरह से सही है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी जब देखेंगे आप, तब फिर इन आंकड़ों की थोड़ी असलियत सामने आती है। जहां तक सवाल कर्ज लेने की बात है, तो इसका कोई 2003-4 बेंचमार्क नहीं हो सकता कि 2003 के पहले क्या था, 2003 के बाद क्या है। ये जो कर्ज लेने की प्रवृत्ति पिछले लगभग 3 दशकों से चल रही है, और सरकारें चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, जो प्रवृत्ति कर्ज लेने की है वो दोनों में समान रही है। ये ठीक है कि बजट के आंकड़ों को यदि आप ज्यादा विस्तार से उसका विश्लेषण करेंगे तो जो वाजपेयी जी ने जो आंकड़े रखे हैं वो भी सामने आएंगे। सवाल यहां पर यह है कि आपका लोन लेना गलत है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। आप लोन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखना यह चाहिए कि उस लोन लेने की जो आपकी रणनीति है वो कितनी कारगर है। मेरा वही कहना है कि जब आप बजट बना रहे हैं, 1,30,000 करोड़ का बजट यदि आपका इस साल का है, यदि लगातार बजट का साइज बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इस प्रदेश में टैक्स बॉयंसी बहुत अच्छी है, लोग अच्छा कर अदा कर रहे हैं, आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो ऐसी हालत में यदि इसके एबव ऑल आपको कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है, तो प्रदेश की जनता कम से कम एक एक्सप्लेनेशन चाहती है कि आखिर आप इस 1 लाख करोड़ के जो कर्ज को कहां किस तरह खर्च कर रहे हैं, एक, और दूसरा, क्या सरकार चलाने पर होने वाला जो खर्च है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो बजट में भी रिफ्लेक्ट होता है, बजट में बहुत ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं होता क्योंकि बहुत सारे सरकार चलाने के जो खर्चे हैं उसको कोई भी सरकारें वो शामिल नहीं करती, ये ब्यूरोक्रेटिक जगलरी होती है। तो उस पर भी एक एक्सप्लेनेशन तो कम से कम सरकार से जनता अपेक्षित करती है। बिल्कुल मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, जो बातें गिरिजा शंकर जी ने कही, बिल्कुल जनता का अधिकार है, आप एनालिस्ट का अधिकार है, और यही कारण है कि बजटरी स्पीच में ये परंपरा है, जो भी सरकार चलाता है वो अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करता है जो आपके लिए एनालिसिस के लिए होता है, और व्यावहारिक रूप से क्या वो उपयोग में आ रहा है,
ये बिल्कुल सही सवाल है, मैं इसके साथ खड़ा हूं। और मैंने आपको जैसा बताया कि सिंचाई में यदि 7 लाख हेक्टेयर से हमने 30 लाख हेक्टेयर तक रकबा बढ़ाया है तो उसमें बजट लगा है। यदि आज हम 24 घंटे बिजली की बात करते हुए हमने अंधेरे में डूबे हुए गाँवों को बाहर निकाला है, 50% से अधिक फीडर सेपरेशन यदि हुआ है, तो इस सब में पैसा लगता है और पैसे के प्रबंधन का हिस्सा ऋण होता है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे कई मैं उदाहरण आपके सामने रख सकता हूं, विकास के ऊपर एक आप अलग से डिबेट भी कराइएगा। लेकिन जब हम इन आंकड़ों को भी रखते हैं सामने तो डेवलपमेंट कॉस्ट करता है, वो कॉस्ट किस प्रकार से बजटरी एलोकेशन में नियोजित की जाती है, यानी कि हम उसको बैंकरप्सी की ओर नहीं ले जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड गुड इकोनॉमी। तो बैड इकोनॉमी से गुड इकोनॉमी की तरफ प्रदेश को लेकर आना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और रीपेमेंट ऑफ लोन और ब्याज को ठीक दायरे में लेकर आना मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका ब्याज वाला जो गणित है हम कोठारी से जानेंगे। भूपेंद्र जी हम आपके पास जल्दी ही आएंगे, हम कोठारी से जानेंगे कि ये जो आपने ब्याज का गणित बताया है कि 22% पहले था, अब 7% हो गया, यही आपने कहा ना कि कांग्रेस के समय 22% ब्याज दिया जाता था, अब 7% दिया जाता है, मतलब हमारी ग्रोथ हुई है। हिस्सा उनका ब्याज देने में जाता था और कुल का जो 31% के करीब था उसको हम 12% तक लेकर आए हैं। ये मेरा ये हम कोठारी से जानेंगे, लेकिन वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। छत्तीसगढ़, जहां परंपरा ही विरासत है, जल, जंगल और जमीन के स्वर्गिक सौंदर्य के लिए मशहूर इस प्रदेश की लोक कलाएं भी अद्भुत व अप्रतिम हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन लोक कलाओं को नया आयाम दिया है। चाहे मिट्टी और लकड़ी पर हाथ की कलाकारी हो, या बांस से निर्मित वस्तुएं हों, या कपड़ों पर चित्रकारी, या पीतल और लोहे की कलाकृति बनाने का हुनर, छत्तीसगढ़ सरकार अनगढ़ हाथों को न केवल कारीगरी के गुर सिखा रही है, साथ में उनके हाथों गढ़ी कलाकृतियों के विपणन के लिए शबरी केंद्रों की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हस्तशिल्प विकास बोर्ड के माध्यम से पूरे प्रदेश में ऐसे कर्मशाला केंद्र बनाए हैं, जहां यहाँ के मशहूर बेल मेटल आर्ट, टेराकोटा, काष्ठ शिल्प, शीशल शिल्प, लोह शिल्प, गोदना पेंटिंग, पत्थर शिल्प, भित्ति चित्रकला का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। परंपरा से जुड़े शिल्पकारों को प्रशिक्षण के साथ कई सुविधाएं दी जाती हैं। प्रशिक्षण उपरांत शिल्पकार परेशान ना हों, इसलिए उनके द्वारा गढ़ी गई कलाकृतियों के विपणन के लिए भी सरकार द्वारा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया। उत्पादन करने का काम हमारा है, खरीदने का काम सरकार का है, हमको चिंता नहीं है, खरीदने का बाजार उपलब्ध कराती है। शबरी केंद्रों के माध्यम से ये कलाकृतियाँ प्रदेश के साथ पूरे देश में विक्रय की जाती हैं। साथ ही शिल्पकारों को मेला प्रदर्शनी यात्रा भत्ता की सुविधा, उत्कृष्ट शिल्पकारों के लिए पुरस्कार योजना का लाभ दिया जाता है। इन्हें देश विदेश में खूब पसंद किया जाता है, तभी तो हम कह सकते हैं कि आज ये लोक कलाएं और कलाकृतियां न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ राज्य की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं। सबका साथ, सबका विकास, विश्वसनीय छत्तीसगढ़ सरकार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आज हम सब हैं कर्जदार इस मुद्दे पे। ब्रेक में जाने के पहले जो वाजपेयी जी जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे, हम कोठारी से, हमारे अर्थशास्त्री कोठारी जी से हमने जानना चाहा था कि ये जो आंकड़ों की बाजीगिरी है, अभी बाजीगिरी हम नहीं कह सकते हैं, हितेश जी ने सही कहा कार्यक्रम, लेकिन जो हितेश जी ने जो आंकड़े बताए उसमें कितना इत्तेफाक रखते हैं कोठारी जी। लेकिन हमारे साथ एक दर्शक है सागर से मुमताज, जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। जब भी भूपेंद्र जी होते हैं तो सागर से बहुत दर्शक होते हैं। भूपेंद्र जी, मुमताज जी अपना सवाल करें। मेरा सवाल ये है कि अभी जो हितेश वाजपेयी जी हैं बहुत अच्छे संवाद प्रमुख हैं, उनकी भाषा बहुत अच्छी है जी, और मैं उनको उस भाषा के लिए साधुवाद देना चाहूँगा। आप सवाल करें, समय कम है। इसके अलावा जी, ये जो बात कर रहे थे अभी जी कि इकोनॉमी बढ़ी है, विकास हुआ है जी, विकास की अनंत संभावनाएं होती हैं, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसको ये बता रहे हैं कि जो कर्ज आज मध्य प्रदेश में बढ़ गया जी, वो विकास की योजनाओं से बढ़ गया है जी, तो वो
उस समय जब वो विपक्ष में थे तो यही विकास की उस समय भी बात चल रही थी। ये उस समय क्यों चिल्ला रहे थे कि प्रदेश जो है वो लुट चुका। बिल्कुल सही कहा आपने। उस समय विधानसभा में भी वाजपेयी जी, आपके जो विधायक विपक्ष बैठते थे वो भी कहते थे 27,000 करोड़ का 33,000 करोड़ का कर्ज हो गया है दिग्विजय सिंह सरकार में। ये बिल्कुल कहा जाता था। मैं निश्चित उत्तर लूंगा। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, वो भी सागर से हैं। जी रमेश जी, सवाल करें। लगता है रमेश जी संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोठारी जी, हमने ब्रेक में जाने से पहले आपसे जानना चाहा था कि जो हितेश जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उस पर कितना इत्तेफाक है? मेरा निवेदन ये है कि हम अगले 4 साल ये चलाएं कि सरकार कैसे चल रही है। जी हम बीजेपी और कांग्रेस की बात करते हैं जी। तो मालवा में कहावत है कि हुंडी का मैं आज पेमेंट नहीं कर पाऊंगा जी। और आज अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा तो मैं दिवाला हो जाऊंगा। मध्य प्रदेश सरकार ने देश के सर्वोच्च न्यायालय में टीचर्स के पेमेंट में एक एफिडेविट दिया है कि हमारी वित्तीय हालत ठीक नहीं है और हम ये पेमेंट जो है 5 साल में करेंगे। जो अभी शिक्षकों के लिए जो आदेश किया सुप्रीम कोर्ट जी। ये यूजीसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं ग्रांट एडेड कॉलेजेस की, जिनको शिक्षकों के समान वेतन देने 2 का साल पहले जी। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था जी। उस पर सिंगल बेंच के डिसीजन पे फिर रिव्यू हुआ और रिव्यू के बाद जब उनने ये कहा कि चीफ सेक्रेटरी को बुलाया जाए तब सरकार ने ये एफिडेविट दिया कि हम नहीं दे पाएंगे तनख्वाह और भुगतान, इसलिए हमें समय दिया जाए। तो मैं सिर्फ निवेदन ये करना चाहता हूं कि वित्तीय स्थिति तो हमारी खराब है और हमारे पास कमिटमेंट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे पास प्रदेश में हम सबसे बड़े राज्य हैं और महाराष्ट्र से बड़े हैं। महाराष्ट्र में 2.5 लाख किलोमीटर सड़क है, हमारे पास 1 लाख किलोमीटर सड़क। जो मैंने शुरू में निवेदन किया था कि हमारे पास बैकवर्डनेस और अकुशल मजदूर हमारी विरासत में है। जो जितने खर्चे हो रहे हैं, क्या हम जब बात करते हैं कि सरकार का चपरासी 3.5 लाख रुपए साल पाता है, तो क्या मीडिया में, मार्केट में, बिजनेस में, इंडस्ट्रियल एरिया में कितने लोगों को 3.5 लाख रुपए साल तनख्वाह मिलती है? तो जो बेसिक इशू है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करें? जो वाजपेयी जी ने जो आंकड़े दिए उस पे मैं थोड़ा सा आपकी राय जानना चाह रहा हूं। सरकार के आंकड़े त्रिपाठी जी देखिए, जो वाजपेयी जी ने आंकड़े दिए उन सारे आंकड़ों से मैं इत्तेफाक करता हूं जी। पर उसके बाद अगर सेठ सर्वोच्च न्यायालय में ये एफिडेविट देता है कि मैं भुगतान करने में सक्षम नहीं हूं तो वो बाकी सारे आंकड़े बेमतलब है। जहां तक लोन का सवाल है तो आज तो सरकार जो लोग 0 बैलेंस पे अकाउंट खोल रहे हैं उनको भी ये कह रही कि हम तुम्हें 50,000 रुपए लोन देंगे। तो बैंकों के पास तो पैसा है और पैसे के साथ बैंक चाहता है कि 12% 13% में उन्हें पैसा मिले। जो वित्तीय कुप्रबंधन है उसका निवेदन मैं करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की एक 58 एकड़ भूमि थी बंबई में जिसपे धारावी नाम की झुग्गी बस्ती बसी हुई है। पूरी 58 एकड़ जमीन की कीमत मेरे अनुमान से इस समय 20,000 करोड़ है और वो 20,000 करोड़ की जमीन मध्य प्रदेश सरकार के हाथ से निकल गई है और वो जो कंपनी मैनेज करती है उसके अध्यक्ष वित्त मंत्री हैं और उसके कार्यकारी डायरेक्टर वित्त सचिव हैं। कुप्रबंधन की जब आप बात करेंगे तो हमारे प्रदेश की जितनी संपत्ति है उसका हमारे पास कोई स्क्रॉल नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है। हम जितनी बात करते हैं उतनी प्रबंधन की बात करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत अच्छे वित्त मंत्री थे राघव जी, बहुत अच्छे वित्त मंत्री हैं मलैया जी। सवाल ये नहीं है कि उसके पहले कर्नल मुशरान कैसे थे, सवाल ये कि आज मेरे राज्य की स्थिति क्या है। क्या मैं गर्व से ये कहूं कि मेरे पास प्रति व्यक्ति आय वही है जो भारत के नागरिक की है? तो नहीं है।
हम निश्चित वाजपेयी जी से उत्तर लेंगे, लेकिन भूपेंद्र जी आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। आपके यहाँ से बहुत सारे दर्शक आप हितेश जी को से सवाल किया, आपसे नहीं किया, लेकिन आप क्या इस मुद्दे पे कहना चाह रहे हैं? ये बोलने देना भैया थोड़ा। जी नहीं, टाइम कम है भूपेंद्र जी। एक बड़ा सवाल जो है हितेश बाबू ने रखा है जी, उन सवालों का मैं सिलसिलेवार आपको जवाब देना चाहता हूँ। एक तो इनकी बात करने दीजिए, बहुत ज्यादा सवाल मैंने सभी लोगों से उत्तर ले सके, फिर आप चाहेंगे, हमारा निवेदन है भूपेंद्र जी, आप निवेदन करने में ही पूरा टाइम मेरा निकाल दीजिए जी, बात तो बोलने दीजिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा दावा किया है, जिस दावे को अभी जो है फिर से दोहराया है श्री हितेश वाजपेयी जी ने, कि मध्य प्रदेश की सरकार राजस्व आधिक्य की सरकार है। ये बहुत ही हास्यास्पद सवाल है, और इस सवाल के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडियन ऑडिट ब्यूरो ने, जो भारत की ऑडिट ब्यूरो है, उसने अभी पकड़ा है इस कांड को कि मध्य प्रदेश सरकार को 437 करोड़ रुपया जो आपदा प्रबंधन के लिए दिया गया था, उसने इनको अपनी आय में जोड़ के बजट में प्रस्तुत कर दिया। इनको 39 करोड़ रुपया जो आपदा इमरजेंसी के लिए दिया गया था, उसमें से 22 करोड़ रुपया इन्होंने अपनी इनकम में ऐड कर लिया। और इस तरीके की मेरी बात होने दीजिए। अब आप जो है फिर अब आप इसलिए आप बताइए ना बाद में, डॉक्टर साहब आप बाद में बताइएगा, 5,500 आप बाद में बताइएगा। आप ये चीजें जो है अभी हमारी बात होने दीजिए। जी तो ये ऑडिट ब्यूरो लंबा बोल जाते हैं, बोल जाते हैं। अब आप चाहते हैं कांग्रेस बोले ही नहीं। नहीं, मैं बिल्कुल चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे यही बोल रहा हूँ। ये भूपेन्द्र गुप्ता ने नहीं पकड़ा है, ये ऑडिट ब्यूरो, इंडियन ऑडिट ब्यूरो ने पकड़ा है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं, इसलिए ये बजट पर बहस नहीं करती है। मैं आपसे बता रहा हूँ। दूसरी चीज ये है, डॉक्टर भूपेन्द्र जी को बोल लेने दीजिए पहले। दूसरी चीज ये है कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सरकार कहाँ डूब रही है, और उस डूबने को लिए ये सरकार बाहर निकल भी नहीं सकती। अभी आपने अपनी एनालिसिस में बताया कि हर साल 4,000 करोड़ रुपया ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के जो घाटे में जो है ये सरकार मार्जिन मनी मिला रही है, उसमें जो है वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रही है। आपने अभी बताया अपने चैनल पर। और मैं आपको ये बता दूं इसको प्रबंधन के बारे में, अभी जो है खंडवा में धोनी वाला एक पावर प्लांट आने वाला था। इस पावर प्लांट पर 700 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च हो जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए और बीजेपी को, BHEL को लिख कर दिया कि अब हम इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये BHEL के साथ ज्वाइंट वेंचर में ये प्रोजेक्ट जा रहा था। आज 7 साल बाद आपने जो है 700-800 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद उस प्रोजेक्ट को पानी में मिला दिया है। ये किस टैक्स पेयर का पैसा है? दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूं कि आज मध्य प्रदेश के अंदर जो 2272 मेगावाट बिजली, जब हमारी टोटल कैपेसिटी थी थर्मल पावर्स की, तब जितनी बिजली हम बनाते थे, आज 3782.5 मेगावाट के पावर प्लांट होने के बाद हम उतनी बिजली बना रहे हैं। हमने जो ये 800 मेगावाट की एडिशनल कैपेसिटी ऐड की है, वो जीरो और आइडल पर पड़ी है। सरकार जानबूझकर प्लांट्स को बंद किए हुए, क्योंकि जो है उसको जो है निजी लोगों से बिजली खरीदकर इस देश प्रदेश में भ्रष्टाचार का जाल फैलाना है। ये मैं आपको आंकड़े सरकार के दे रहा हूँ। और 800 मेगावाट का बिजली के प्लांट कोई पावर नहीं बना रहे हैं। ये आंकड़े निराधार नहीं, ये मेरा आर्टिकल छपा है टाइम्स ऑफ इंडिया में। आपका आर्टिकल कोई रेफरेंस नहीं है। आप चैलेंज करिए उसको, आपकी सरकार चैलेंज करे, उसमें हिम्मत हो और क्या बोलेंगे। और मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, आपकी सरकार चैलेंज करे उसको, मैं सही फिगर्स दे रहा हूँ। भूपेन्द्र जी सवाल अभी और कितना है? सवाल अभी यही है, तो इसका उत्तर ले ले, फिर हम आपके पास आ जाते हैं। ये जो कुप्रबंधन है, ये जो पानी में मिलाने का जनता का जो धन है, ये जो विदेश, ये जो फर्जी ये यात्राएं हो रही हैं, अभी इनकी महदेले जी जा रही हैं सीखने 70 साल की उम्र में, वो जो यात्राएं हैं, ये सारे के सारे लोग, ये इनके कुप्रबंधन के उदाहरण हैं। और ये इनके कुप्रबंधन के उदाहरण, इनका जवाब नहीं दे पाएंगे भाई साहब, ये आप जवाब नहीं दे पाओगे। भूपेन्द्र जी तो जवाब देने का जब मौका देंगे तो तब जवाब लेंगे ना। आप बहस करवा रहे हैं। अभी आप डॉक्टर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। भूपेन्द्र जी आपका सवाल समाप्त हो गया हो, भूपेन्द्र जी सवाल समाप्त हो गया हो तो उत्तर ले लूं। अब आप तो बोलने ही नहीं दे रहे, बीच में आप भी टोकते हैं, वो भी टोकते हैं। वो क्योंकि दर्शक भी है हमारे साथ, एक भी है, तो अब आप ठीक है, आप एक दर्शक है भूपेन्द्र जी हमारे साथ, दतिया से दर्शक है राजू जी, जो अपना सवाल करना चाहते हैं। राजू जी सवाल करें। त्रिपाठी जी, हमारा सवाल वाजपेयी जी से है और भारतीय जनता पार्टी से है कि जो मध्य प्रदेश के ऊपर 1,18,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज चढ़ गया है और आने वाले महीने में
डिफाल्टर हो चुकी है सरकार। आने वाले महीने में इस मार्च में तनख्वाह मिलने के लोगों को लाले पड़ जाएंगे। तो ये लोग क्या मध्य प्रदेश को गिरवी रखना चाहते हैं या? बिल्कुल आपका सवाल आ गया, हम इसी से उत्तर लेंगे। हमारे साथ एक और रायसेन से दर्शक हैं, मुरली मनोहर जी, अपना सवाल करें, थोड़ा संक्षेप में करें, हम उत्तर ले सके जिससे। हाँ त्रिपाठी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी है, तो विशेष पैकेज क्यों नहीं मिल रहा है? महाराष्ट्र को मिल रहा है, गुजरात को मिल रहा है, और माली हालत तो 3 साल से मध्य प्रदेश की खराब चली रही है जी। अच्छा, और एक ये मार्केटिंग सोसाइटी जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, उसमें 32,000 मूल और 32 ब्याज ऐसे पलीता लगा रहे हैं। जी जी जी, मैं बिल्कुल उत्तर लूंगा। हमारे साथ एक और दर्शक है दमोह से, प्रदीप जी सवाल करें, हम तीनों लोगों को उत्तर एक साथ लेंगे हितेश जी से। जी प्रदीप जी। जिस तरह से सरकार है, राज्य सरकार है हमारी, कर्ज लेती हैं और ब्याज ही चुकाती रहती हैं, वो सरकार ये क्यों नहीं करती कि एक तो नंबर पर अपनी सारी खर्चों में कमी कर दे और दूसरे नंबर पर जो भ्रष्टाचार जो बजट राशि में रहता है वो 40% हो जाता है, वो भी अगर भ्रष्टाचार कम कर दे तो कर्ज की कोई जरूरत नहीं रहेगी और अपने संसाधन है उनको भी उपयोग करें। बिल्कुल सही कहा आपने, हम डॉक्टर साहब से जरूर उत्तर लेकिन हम इस तीनों दर्शकों के जो सवाल है उसमें हम गिरिजा शंकर जी की पहले टिप्पणी लेना चाहेंगे, फिर हम हितेश जी आपसे इन तीनों दर्शकों के सवालों का उत्तर लेंगे। जी देखिए, इतने बड़े मुश्किल जो हालात हैं या जो आंकड़ेबाजी है या जो वित्तीय तमाम जो सवाल है, उसका कितना बढ़िया जो जवाब एक सवाल में दर्शक ने किया कि आप अपने फिजूल खर्ची को कम कर दें, करप्शन कम कर दें और संसाधनों का बेहतर उपयोग करें, तो शायद आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत साधारण एक दर्शक जो हैं वो इतनी बढ़िया बात वो कह रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसके आगे इन मुद्दों पर कुछ और कहने की जरूरत है। जो वित्त मंत्री इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमको कर्ज हम ले रहे हैं और हमको और कर्ज लेने में खुशी होगी, अच्छी बात है, कर्ज और लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो आम लोगों का जो सवाल है, जितने दर्शक हैं उन सबके सवाल लगभग एक ही तरह के थे कि आप अपने फिजूल खर्ची को रोकिए, करप्शन को रोकिए, फिर आपको कर्ज लेने की जरूरत कम पड़ेगी, और कर्ज यदि आप लेते हैं तो उसका वो उपयोग लोगों को दिखना चाहिए। यदि मान लीजिए आपने सड़क बनाया, इरिगेशन बढ़ाया, जो कुछ भी किया, यदि वो कर्ज लेकर किया है तो बजट का पैसा कहां जा रहा है फिर, ये सवाल उठता है। तो दरअसल मुद्दा वही है कि आपको बेहतर प्रबंधन की जरूरत है, और जहां पर आप अपने तमाम संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकें, और जो सरकार चलाने का जो खर्च है जो लगातार बढ़ता जा रहा है उसको कैसे कम किया जाए, इस पर विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल गिरिजा शंकर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हितेश जी आपको भी ध्यान दिला दूं, ऐसे कई अधिकारी हैं जिनके यहाँ गाड़ियों की कतार लगी रहती है, कई ऐसे मंत्री हैं जिनके यहाँ अगर 4 विभाग हैं तो 4 विभाग से 2-2 गाड़ी आती है, आज 7-7 8-8 गाड़ी लगी रहती है। वही सवाल, और सबसे बड़ी बात है कि वित्त मंत्री जी जहां से हैं, हमारे दमोह के दर्शक ने ही ये सवाल गिरिजा शंकर जी उठाया था कि अगर कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार इस पे रोक लग जाए, फिजूल खर्ची पे रोक लग जाए, तो हो सकता है कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़े। डॉक्टर साहब देखिए, गिरिजा शंकर जी ने जो बात कही है वो स्टैंडर्ड रूल्स हैं, उसका कर्ज से कोई संबंध है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। कोई भी सरकार यदि चले तो उसमें पिल्फरेजेस नहीं होना चाहिए, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। सरकार चलाने का खर्च जो होता है, स्थापना व्यय जो होता है, वो हमेशा कम ही किया जाना चाहिए प्रतिवर्ष, और कैसे किया जा सकता है इस ओर सोचा जाना चाहिए। साथ ही साथ ई गवर्नेंस के माध्यम से या बाकी जो टूल्स हैं उसके माध्यम से भ्रष्टाचार को और जो ह्यूमन इंटरफेस है बीच में उसको कम करते हम किस प्रकार से नागरिकों को सीधा बिना किसी बिचौलिए के लाभ दे सकते हैं, उस पर काम होना चाहिए। और मुझे लगता है इन दोनों स्तर पर काम चल भी रहा है। आप देख रहे होंगे कि अधिकांश ई पेमेंट, हमारे दर्शक भी जानते हैं, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। हमने मोदी जी ने जैसे इस बात को सुनिश्चित किया कि लगभग 12 करोड़ से अधिक परिवारों के अकाउंट खुल चुके हैं देश में, जिससे कि हम ये जो कैश फ्लो की व्यवस्था थी इसको खत्म करके हम धीरे धीरे ई ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ेंगे। कोठारी जी की उस बात से मैं असहमत हूं जिसमें उन्होंने 50,000 के ऋण की बात कही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में जीरो बैलेंस पे गरीबों का खाता खोलने के पश्चात 5,000 के ओवरड्राफ्ट की उनको अनुमति दी गई है, और जिसका की बैक जो है, जिसकी गारंटर जो है वो सरकार है, कि उस गरीब आदमी को मान लो अचानक आवश्यकता पड़ जाए तो उसमें से वो 5,000 रुपए निकाल सकता है। वो भी कब, जब उसका 6 महीने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करने का वो ठीक हो, उसकी नियम और शर्तें हैं। भूपेंद्र जी ने भी सवाल उठाया, उनके भी उत्तर मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा।
भूपेंद्र जी की सवालों के जो जवाब है वो आमतौर पे जनता दे दिया करती, त्रिपाठी जी, मैं उस पर फिर नहीं आना चाहूंगा। लेकिन हाँ, वित्तीय प्रबंधन, जैसे मैं एक बड़ा सवाल भूपेंद्र जी ने, बड़ा सवाल भूपेंद्र जी ने, एक दर्शक का और उन्होंने जो पावर प्लांट की बात कही कि 700 करोड़ रुपए लगा दिया गया, उसके बाद हाथ खींच लिया गया। जो मेरे को जानकारी है उसके अनुसार भी जो आपका हर साल जो बिजली पे कर्ज बढ़ रहा है, बिजली पे, वो 3.5 से 4 हजार करोड़ हर साल हो रहा, यानी 12 साल में आप लगभग 40,000 करोड़ बिजली पे कर्ज ले चुके। देखिए, बिजली की जो व्यवस्था होती है वो 12 महीने के हिसाब से होती है। 12 महीने में कभी हमारे पास अतिरेक उत्पादन होता है और खपत कम होती है, और कभी हमारी आवश्यकता ज्यादा हो जाती है और उत्पादन कम होता है। तो उसको मेंटेन करने का काम एक संबंधित संस्था है वो करती है। तो आप एक टाइम फ्रेम में उठाकर इस चीज को देखेंगे तो उन आंकड़ों को आप उल्टा पा सकते हैं, दूसरे टाइम फ्रेम में उठाकर देखेंगे तो उल्टा पा सकते हैं। लेकिन एक सवाल और बहुत महत्वपूर्ण था कि क्या हमारा वित्तीय प्रबंधन बेहतर है, यानी कि हम कर्ज की व्यवस्था को चलाते हुए हमने 11 साल से कभी भी हमने किसी ठेकेदार का जो पैसा है वो बाउंस नहीं किया। यदि हम वो बाउंस करते, हमारी ट्रेजरी से बाउंस होता, तो हम मानते कि खराब है। 11 साल में कभी भी ये नहीं हुआ कि कर्मचारियों को तनख्वाह किसी को नहीं दी गई। आपने इस बात को भी देखा था, बिहार में भी लोगों ने देखा है कि ट्रेजरी तनख्वाह नहीं दी जाती। ऐसा नहीं हुआ डॉक्टर साहब की कभी ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन थी, आप लोग ही रिपोर्ट करते थे, बड़े बड़े कॉलम लिखे गए हैं। ट्रेजरी की स्थिति ऐसी थी कि ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन थी, ठेकेदार भाग गए थे, उनको कहीं पर भी, डॉक्टर साहब जरा बताएंगे क्या? कहीं पर भी पेमेंट नहीं मिला करते थे। कर्जे में क्या डिफरेंस है? और यही कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होने की बजाय लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे। व्हाट इज द डिफरेंस इन ओवरड्राफ्ट एंड कर्जा? जी भूपेंद्र जी, 11 साल में हमने 24 घंटे बिजली पर काम किया, 11 साल में हमने सिंचाई का रकबा बढ़ाया, 11 साल में हमने सड़कों की स्थिति बेहतर करी। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो बार बार तुलनात्मक रूप से निकल के आ रही है, जब हम देश को देखते हैं तो देश की आबादी का प्राइमरी सेक्टर लगभग 50%, 54% के आसपास है, जो 14 रुपए पाता है देश यदि कमाता है उसमें से 100 रुपए में से। वहीं पर इसको आप ठीक उलट मध्य प्रदेश में देखेंगे त्रिपाठी जी, तो मध्य प्रदेश का 70% से अधिक प्राइमरी सेक्टर में है, यानी कि हमारे यहाँ का आम आदमी जो है वो प्राइमरी सेक्टर कृषि और इसमें काम कर रहा है, जो 14 रुपए कमाता है, यानी कि हमारा जो गरीबी का प्रतिशत है वो ज्यादा है। इसलिए हमारा बहुत सारा धन सोशल वेलफेयर स्कीम्स में जाता है। हमारे यहाँ कुपोषण जो है, चूंकि ये सेक्टर बड़ा है तो हमको उसको मेंटेन करने में जाता है। एक लाइन जोड़ना चाहूंगा इसमें। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने कि सोशल सेक्टर में बड़ा खर्च इनका हो रहा है और आने वाले समय में बड़ा संकट इनके सामने आने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने बजट में सोशल सेक्टर में ड्रास्टिक कटौती कर दी है, जिसका असर अब सरकारों को, राज्य सरकारों को मिलने वाले जो केंद्रीय सहायता में बहुत कमी आएगी और जिसका सीधा प्रभाव सोशल सेक्टर में होने वाली स्पेंडिंग पर होगा। बिल्कुल, और जो इन्होंने बात कही उसी में मैं बताना चाहूंगा कि जो 10% अलोकेशन बढ़ाया, भूपेंद्र जी आ रहा हूं आपके पास, जो 32% से 42% जो अलोकेशन बढ़ाया है उसमें सोशल सेक्टर को कट करने की बात को ध्यान में रखा गया है। तो इसीलिए ये 10% अलोकेशन बढ़ाया है, इससे 30-40 हजार 50 हजार करोड़ तक का फायदा मध्य प्रदेश की सरकार को होगा, जो अलोकेशन हमको अतिरिक्त मिलेगा। और मुझे लगता है कि इसका भी 70 से 80% हिस्सा जो है, जो हमारा सोशल सेक्टर का डेफिसिट होगा, जिसकी बात गिरिराज जी कर रहे हैं, हम उसको पूरा करेंगे। एक अंडरस्टैंडिंग के साथ सरकारें चल रही हैं और मुझे लगता है ये सब वित्तीय प्रबंधन का त्रिपाठी जी हिस्सा है। अंत में हम आपको एक अच्छी ऑडिट शीट पूरे साल की देंगे, अच्छे वित्तीय प्रबंधन के साथ देंगे, गुड इकोनॉमी प्रिवेल करेगी, लोगों को नहरें मिलना चाहिए, लोगों को बिजली मिलना चाहिए, लोगों को पानी मिलना चाहिए, लोगों को सुविधाएं मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा समय समाप्त हो रहा है, हम भूपेंद्र जी भी कुछ कहना है। भूपेंद्र जी, हम आखिरी आपसे टिप्पणी जानना चाहेंगे। सवाल बहुत सारे खड़े हो गए, आपका क्या मत है? अभी एक बड़ी बात कही गई है और ये हर सरकार को ये काम करना चाहिए। इस सरकार की मैं एक और आपको पोल आपके सामने, ये सोशल सेक्टर की एक बात इस प्रदेश में कही जा रही है। ये सोशल सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मध्य अभी इनके खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ एक डिसीजन भी कर दिया है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर मनरेगा की मजदूरी 6 से 1 साल के बीच की बांटी नहीं गई है
और जो है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, उसमें इनके ऊपर भी वो फैसला लागू हो रहा है कि जो है इनने जो 6 महीने या 1 साल से जो मजदूरी नहीं दी है मजदूरों की, उसके ऊपर इनको उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा। उसको इन पर इंटरेस्ट बर्डन इन पर आ रही, जिससे ये हाथ खींच रहे हैं। अगर आप सोशल सेक्टर में खर्च कर रहे हैं तो सोशल सेक्टर पर खर्चे का पूरा 100% अनुदान आपको केंद्र सरकार देती है। आप अपनी जेब से क्या खर्च कर रहे हैं? और वो पैसा भी आप खर्च नहीं कर रहे हैं। आप उनकी मजदूरी साल भर से बांट नहीं रहे। गांव में देहात में आज हालत ये है, एडवांस काम इनके जो है सरपंचों ने करवा लिए हैं। ये बता रहे हैं, ये अभी बता रहा हूँ, ये आपको, ये आपकी सरकार के काम बता रहा हूँ, और आपको ये अभी मुआवजे चुकाना पड़ेगा। ये आपके मुआवजे आपको चुकाने पड़ेंगे। ये सोशल सेक्टर की पोजीशन है, और वहां पर 1-1 साल से मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली है। आप कल्पना कीजिए कि किसी प्रदेश में अगर 1 साल तक किसी मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती है, समय हमारा समाप्त हो रहा है। संक्षिप्त में हम आपकी फाइनल अंतिम टिप्पणी जानना चाह रहे हैं, संक्षिप्त में भूपेंद्र जी, इस चर्चा को लेकर के। देखिए, ये जो चर्चा हो रही है, ये जो कर्ज लिया जा रहा है, ये कर्ज जो है बहुत सारे अनुत्पादक उस व्ययों के कारण हो रहा है। ये सीधा का सीधा जो है विकास पर खर्च नहीं हो रहा है। विकास की 80% योजनाएं केंद्र द्वारा फाइनेंस्ड है, और मध्य प्रदेश सरकार की अगर आप बजट एनालिसिस किसी इकोनॉमिक उस पर फोरम पर आप करना चाहें, मैं हाजिर होने के लिए तैयार हूं। हम आपसे चर्चा करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं कि वो जो भी एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, वो एक्सपेंडिचर अनुत्पादक व्यय के रूप में हो रहे हैं, नॉन प्लान प्रोजेक्ट्स पर हो रहे हैं। प्लान प्रोजेक्ट्स की हालत इतनी बुरी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कुप्रबंधन की बात है, बहुत ही कुप्रबंधन है, और जो सिर्फ अपने हाथ से अपनी पीठ ठोकने का एक ये परंपरा चल पड़ी है। अखबारों के प्रचार माध्यम से जो बड़े-बड़े विज्ञापन देकर अपना ये काम कर रहे हैं, इससे जो है मध्य प्रदेश की हालत सुधरने वाली नहीं है। वो सुधरेगी नियंत्रण से, अनुशासन से। कोठारी जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि किसी कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट नहीं हुआ। डेढ़ महीने पहले प्रमुख सचिव, कोठारी जी, हम आपकी प्रमुख सचिव इस चर्चा पे जो हुई है, प्रमुख सचिव संसाधन के नाम 16 करोड़ की कुर्की नोटिस आई थी। तो जो मेरा निवेदन है, मैं ना बीजेपी ना कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कि आप अपने खर्च कम करिए और प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाइए, जो आपने तय कर रखा है। वो 2007 में आपने तय कर लिया कि अब प्रदेश को हम नंबर 1 राज्य बनाएंगे, पर हम पूरे राज्यों से बहुत पीछे हैं। बिल्कुल सही बात है। हितेश जी, आपकी भी हम संक्षिप्त में टिप्पणी जानना चाहेंगे। मैंने फिर आपको बताया, हमारे यहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में है। आप सब विद्वान हैं अर्थशास्त्र के, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि इन तीनों सेक्टर का जब तक बैलेंस नहीं होगा, तब तक राज्य अर्थशास्त्र की दृष्टि से और पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से और बाकी जो एक पारिवारिक उत्थान की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए बात हो रही है कि गांवों में भी रोजगार के अवसर क्रिएट होना चाहिए। 1 एकड़ के किसान को 3 बेटे होने पर 1/3 एकड़ ना हो जाए। समय समाप्त हो रहा है। डॉक्टर साहब जी, आपकी टिप्पणी खत्म हो गई क्या? अभी कुछ बाकी? नहीं, आप रखिए, लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, 11 साल से हमने एक बहुत अच्छा वित्तीय प्रबंधन दिया है। हमने खराब परिस्थितियों के बावजूद भी बिजली, सड़क, पानी पर काम किया है, और दूसरी ओर सोशल वेलफेयर सेक्टर को हमने बहुत कोठारी जी भी कहे कि जो आपने 2007 में प्रण किया था, नंबर 1 राज्य बनाइए, वो आप उस प्रण को पूरा करिए। जो मानक है उस पे हम प्रथम पंक्ति में आ गए हैं, और ये कोठारी जी का जो सपना है, लेकिन अभी बहुत पीछे है, वो भी बोले। कोठारी जी, विजय शंकर जी, हम संक्षिप्त में आपकी आखिरी टिप्पणी जानना चाहेंगे इस पूरे चर्चा पे, क्या स्थिति प्रदेश की होने वाली, क्या केंद्र सरकार वाकई में सहयोग नहीं कर रही पर्याप्त मध्य प्रदेश सरकार की? नहीं, कोई मतलब ये राजनीतिक दुर्भावना वाली बात नहीं है। यदि वो सहयोग जिस तरह से मिल रहा था नहीं मिलेगा आने वाले समय में, क्योंकि बजट के जो प्रोविजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो इस तरह के हैं। केंद्र सरकार की जो नीति है, जो 10% जो अधिक मिलने की बात जो है, यदि उसके आंकड़े को निकालें और जो बजट में कटौती हुई है उनके आंकड़ों को निकालें, तो मेरे अपने अनुमान के मुताबिक 10 से 15 हजार करोड़ की व्यवस्था राज्य सरकार को अपनी रिसोर्सेज से करनी होगी, जो कुछ भी उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसलिए इस बात को भी ध्यान रखें, केंद्र सरकार ने बहुत सारे करों को कर के दायरे से हटाकर सेस में कन्वर्ट कर दिया है, जिसके कारण उस कर के दायरे का जो सेस में कन्वर्ट हुआ है उसका कोई हिस्सा राज्यों को नहीं मिलेगा, वो अलग नुकसान है। ये नीतिगत चीजें हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। लेकिन इसीलिए मेरा ये मानना है कि राज्य सरकारों को अब 2 बातों पर बहुत विशेष रूप से ध्यान देना होगा, खासकर मध्य प्रदेश जैसे राज्य को, जहां पर की विकास की दर बहुत अच्छी है, जहां पर ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, और जहां पर एक बेहद महत्वाकांक्षा के साथ
एक पॉलिटिकल विल जहां काम कर रही है, वहां पर जरूरत इस बात को है कि हम अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कैसे करें और फिजूल खर्ची पर खासकर कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस को कम करने पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, ताकि जो भी आर्थिक दिक्कत आ रही है या जो कुछ भी जो विपरीत परिस्थितियां आर्थिक क्षेत्र में आएंगी, उनका असर विकास कार्यों पर न पड़े। जी जी, गिरिधर शंकर जी, आप हमारे इस चर्चा में आपने भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोठारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भूपेंद्र गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में भाग लिए। तो दोस्तों, क्या वाकई मध्य प्रदेश की माली हालत पतली और सरकार की जेब खाली हो गई? हालत तो इसी ओर इशारा करते हैं। किसी देश या राज्य की माली हालत परखने का मापदंड उसकी खर्च करने की शक्ति से आंका जाता है, जो वह अपने नागरिकों के कल्याण और विकास कार्यों के लिए खर्च करता है। मध्य प्रदेश के हर नागरिक पर इस समय 14,000 रुपए से अधिक का कर्ज है, यानी सरकार पर लाखों हजार का कर्ज। आंकड़े बताते हैं कि सूबे की भाजपा सरकार का रेवेन्यू इस माली साल में तेजी से घटा है। चाहे वह कोई वित्तीय क्षेत्र हो, चाणक्य अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान में कह गए हैं कि जो शासक अपनी प्रजा के हित के लिए कर्ज लेकर काम करता है वह श्रेष्ठ है, लेकिन आम आदमी के लिए वह कर्ज लेकर घी पीने को बुरा मानते हैं। आज आम धारणा है कि कर्ज का धन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, हमारे दर्शकों ने भी कहा, तो उसे हम क्या मानेंगे? मित्रों, नीरज जी ने क्या खूब कहा है, आते जाते सांस हर दुख को नमन करते